2 दिन के पेपर के बाद अब एक बार फिर से हम क्लास पे वापस आ चुके हैं एलटी ग्रेड को लेकर। और हाँ, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको एलटी ग्रेड से एक नौकरी दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट डिपेंड करेगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत आप सभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। समझना और सोचना आपको है कि करना क्या है, कैसे करना है। चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी तक जो आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके के देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा कहीं ना कहीं आप सभी के लिए किसी में लैंग्वेज नहीं लिखी जा रही है, यानी कि शॉर्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, थोड़े कूट वाले आपको परेशान कर रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप उनको भी कूट दोगे। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने एक क्रैश कोर्स इसको लेकर चलाया है जिसमें 40,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने वन लाइनर में रखे हैं। और अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो यकीन माने आपने वो जंग जीत ली है। आपको करना क्या है, 7986240141 पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है और उस पर पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और एलटी ग्रेड में एक नौकरी पाने की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। चलिए पहले एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। अल बरूनी साथ आया था, आपको ये बताना है। कब आया था ये नहीं बताना, आया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। गजनी के महमूद के साथ आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि मैं चाहूं तो इस पर लंबा चौड़ा आपको एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं, जैसे कि अल बरूनी गजनी के साथ महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ये एक फ़ारसी विद्वान लेखक था। इसके अलावा इसकी प्रसिद्ध रचनाएं जो थी किताब उल हिंद थी, तहकीक ए हिंद भी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उल्वी ने उसके आक्रमण को जिहाद माना था, जिसके मूल जो उद्देश्य थे वो इस्लाम का प्रसार या उनकी मूर्ति पूजा को समाप्त करना था, है ना। तो ये आप देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन में से आपको 4-5 बातें बता दी। 17 बार आक्रमण किया गया, कब कब हुआ और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ये हो सकता है कि गजनी के महमूद के साथ कौन आया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब गजनवी की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या रहेगा, तो आपको किस तरीके से चीज़ें समझनी होंगी वो आपको पता करना है ना। अगला क्वेश्चन है धौली स्थित है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। धौली हिल्स उड़ीसा में है। अब हाल ही में आपने 6 दिसंबर की पहली शिफ्ट का पेपर था, वहाँ पे आपसे दूध सागर के बारे में क्वेश्चन आया था। दूध सागर कहाँ पर है, मैंने आपको बताया गोवा के अंदर है। किस नदी के ऊपर, मंडोवी नदी के ऊपर है ना। अब वहीं से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है धौली स्थित है कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा कहाँ पर है तो आप जानते होंगे, भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर। भुवनेश्वर आपको पता है उड़ीसा की राजधानी है ना। तो अब भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दयान नदी के किनारे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई दयान नदी कहाँ पर है। अब ऐसे मत सोचना कि कई बार क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करेगा, है ना। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी है। और मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है भुवनेश्वर को। किसके नाम से, मंदिरों के शहर से। देखो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ, कोर्स के अंदर मैंने कितनी जानकारी दी होगी। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया ना वो शायद अपने साथ एक धोखा सा कर रहे हैं। मैं तो आपको समझाने को बताने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको समझना है। पहले हमने कोशिश की थी कि मेंबरशिप के आधार पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेंबरशिप में चीज़ें हो नहीं पा रही थी। इतने वीडियोस बनाने के लिए समय बहुत ज़्यादा लग रहा था और हमारे पास समय था भी नहीं, ना आपके पास ना हमारे पास। इसलिए हमने उसको कोर्स के रूप में डिज़ाइन किया, क्योंकि आप मेंबर बनते वहाँ पे भी आपके चार्जेस ज़्यादा थे और कंटेंट फिर भी आपको पूरा नहीं मिल पाता, है ना। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा था, काम पूरा नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कोर्स को डिज़ाइन करें। अगर आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं, 40-45 हज़ार आपको वन लाइनें मिलेंगी। आप उनको पढ़ें, क्लासेस लें और कहीं से भी ज्ञान मिले बस लें, सिलेक्शन हो जाएगा। तो
हम धौली के बारे में बात कर रहे थे। धौली कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर, है ना। किस नदी पर है ये भी मैंने आप सभी को बता दिया, है ना। कौन सी? दया नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त भी हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, शायद आप बता देंगे। एक क्वेश्चन और है, फाहियान भारत में आया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। अब ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। 399 ईस्वी में आया था। उस समय अगर बात की जाए कौन किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने अपनी यात्रा में और भी बहुत सारे काम किए थे। इसके लिए थोड़ा चाहो तो गूगल कर लेना, बस मैंने आपको समझा दिया है। काम की बात है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर वही बात, टाइम की कमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना था, और इसका जो राइट आंसर होगा वो इब्राहिम लोदी देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जो लोदी था पराजय हो गया था। ठीक है, तो बस आपको 1526 याद रखना है, आपके काम का है। कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, 5वें नंबर का। तो राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। करंट अफेयर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर भी मैंने आपको उसमें 6 मंथ के दिए हुए हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी रांची होगा। रांची के बारे में आप जानते होंगे, मशहूर भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वहाँ से आते हैं। झारखंड की बात की जा रही है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जाति से संबंधित थे। अभी हाल ही में देखा था कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाए बिरसा मुंडा के बारे में। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कर्पूरी ठाकुर वाला याद है ना आपको, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। आपसे पूछ ले बिरसा मुंडा कौन है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन थे। ये एक आदिवासी नेता थे जो कि रांची से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आपके लिए काम किए। बाकी अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सिक्किम में। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए भाई जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो जो जिला पी पंजाल आप सभी को याद रखना है। उत्तराखंड के कुमायूं में अगर बात किया तो नीतिमाना आप सभी के लिए है। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आप सभी को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, रोहतांग और सिपकीला। ठीक है, ये आप सभी के वो दर्रा हैं जो स्थित है। तो नाथुला पूछा जाएगा तो सिक्किम है, जोजिला पी पंजाल पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में है, और नीति माना पूछा जाएगा उत्तराखंड में, दोनों अलग अलग है। सिपकीला और रोहतांग में, रोहतांग जो है वो आप सभी के लिए कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ आप सभी को याद रखने दर्रे के बारे में, कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, और इसको लेकर एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, अभी थोड़े दिन पहले पूछा गया था। तमिलनाडु का क्वेश्चन आया था, सर्दियों में कहाँ पे बाढ़ आती है? कहाँ आती है? तमिलनाडु में आती है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? वहीं का है, कुडनकुलम। कुडनकुलम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो आपको इसलिए भी याद रखना है। भारत में स्थित और कौन कौन सी जगह पर परमाणु स्टेशन है, कमेंट करके बता सकते हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में, काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास ज्ञान तो है, समय की थोड़ी कमी है, इसीलिए हमने कोर्स बनाया। बोलेंगे आपसे बार बार कोर्स के बारे में बताएं, बताना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हम मेहनत की है उस कोर्स को बनाने में। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भर है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए एक और है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी आपको पूछी गई है। क्वेश्चन नदियों को लेकर आ रहे हैं, तो ये भी आप सभी के लिए थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जो कि आप सभी को पूछा भी जा सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो इसको लेकर भी आप याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला है हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के जो विंटर वॉलसेट होता है ना, उसमें क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। अब देखो, हाल ही में उपराष्ट्रपति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, आपने देखा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि मामला कुछ और है, गड़बड़ कुछ और है। लेकिन अब जो भी हो, तो पूछा जा सकता है उपराष्ट्रपतियों के बारे में, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा उसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, है ना। हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये ज्ञान है। अगर हम सागर की बात करें तो थोड़ा सा कहीं कि उसके बारे में पढ़ करके जाना। धनखड़ जी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बाकियों के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इनका कार्यकाल बताऊं तो भी वो लंबा हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 52 से लेकर 62 के बीच में थे। जाकिर हुसैन 62 से लेकर 63 के बीच 62 के समथिंग थे, समथिंग, है ना। जो वीवी गिरी थे वो 67 में थे। जीएस पाठक 1969 के आसपास थे। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे, आप चाहें तो थोड़ा पढ़ लेना इसके लेकर। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों और राज्यों के संघ को लेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थोड़ा ऊपर कर दो इसको। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग चाहें तो इसको लेकर डिटेल और पढ़ लेना। क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको जो मेन चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी, ठीक है। तो राइट आंसर बता दिया मैंने आपको, डी है ना, राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी। और जो बैठक हुई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा की कहने की अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो अगर आपसे अस्थायी पूछा जाए तो वो बता देना, और पक्का पूछा जाए तो बता देना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। कहा तो जाता है ऐसा, लेकिन है नहीं, ये सिर्फ किताबों में है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो बिल्कुल सही है, ये गलत मत समझना है इसको। स्वतंत्र प्रेस की बात की जा रही है, लेकिन है कहाँ, स्वतंत्र प्रेस तो है ही नहीं ना, अब सारी तो बिकी हुई है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा संसद का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपका हो सकता है दिमाग थोड़ा घूम जाए, घुमा लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे अगर 476 शहरों में आपसे पूछा जाए कि भाई स्वच्छ भारत रैंकिंग में कौन सा शहर आपके लिए शीर्ष पे रहा है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए अब क्वेश्चन के मुताबिक आप आंसर देखना चाहें तो क्या देंगे, क्योंकि जो है वो इंदौर है। अब इंदौर ऑप्शन में नहीं है, कोच्चि, भिंड, मैसूर, बेंगलुरु। लेकिन उससे पहले कौन था, उससे पहले मैसूर ही था। तो उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को सी कहा जा सकता है, राइट। अगर इस क्वेश्चन को बाद में चैलेंज किया, गलत भी लोग साबित कर सकते हैं भाई क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मानते हैं तो सी ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर आपको अब पूछा जाए तो आपके लिए क्या होगा, इंदौर इसका राइट आंसर होगा। और इंदौर के बारे में आप जानते ही हैं। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार का अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। आपके भी शहर बन गए होंगे स्मार्ट सिटी, अगर नहीं बने तो बता देना। ये किया गया था पौंडीचेरी के माध्यम से, ऑप्शन नंबर
बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला था? अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, ये करंट नहीं है, लेकिन चूंकि बनाया गया है प्रीवियस ईयर, पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आया था जीआईसी लेक्चर में, तो मैंने इसको डाला है। क्या पता इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो भाषा चेंज हो सकती है। जैसे किस देश में आतंकवादी संगठन की जगह पर इस साल की जगह लिख दिया जाए कि भाई ऐसा कौन सा देश है जिसने ईद के दिन अपने 115 लोगों को मार दिया था, जबकि वह इस्लामिक स्टेट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उस तरीके से मैंने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में डाला है। तो राइट आंसर इसका क्या है? इराक होगा। इराक ने मारा था। ठीक है, कब मारा था अगर ये पूछा जाए, 2015 की ये बात है। ठीक है, स्वयं जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस नाम से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आपको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में स्वयं जयते कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में। ठीक है, तो मैंने इसको भी ऐड किया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने रखा है इसको। कई बार प्रीवियस ये क्वेश्चन में पढ़ लेने चाहिए, काम के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किससे संबंधित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? जो कोर उद्योग होती है ना भारत में, उसमें किसको सम्मिलित नहीं करते? 4 ऑप्शन आप सभी से पूछेगा, राइट आंसर आपको बताना है। देखो, अगर बात की जाए कोर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर को नहीं किया जाता है, सॉफ्टवेयर को नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए लाया जाता है? सोनार को लेकर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, डॉक्टरों द्वारा, या फिर इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए, या नौ चालकों के लिए? तो नौ चालकों के लिए होता है। सोनार रडार सिस्टम की बात की जाए यहाँ पर, तो और सोनार की आपको अगर बात की पूछा जाए तो इसको साउंड नेविगेशन एंड जो रेंजिंग के रूप में जाना भी जाता है। इसको भी आप याद रखना है, इसको सोनार इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सभी के सामने है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल लोगों को विटामिन सी के बारे में जानकारी हो ही गई जब से कोविड वगैरह आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। इसमें थोड़ा सा ना आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब प्रिंटिंग यानी कि अच्छी नहीं है। तो अगली पीडीएफ में ऐसा नहीं होगा, अगली आपको साफ़ सुथरी ही मिलेगी। और एक बात, जिन्होंने अभी तक एलटी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम जो आपके होने वाले 21 तारीख और 17-18 जनवरी और आगे, इनके लिए कोर्स परचेस नहीं किया है, तो आप वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप वन लाइनर पढ़कर ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे देंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो मैं तो आपको यही सपोर्ट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करें तो गलतियाँ ना करें। अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अभी व्हाट्सएप करें और कोर्स परचेस कर लें। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिजली का सबसे उच्चतम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी से पूछा जाता है और इसका राइट आंसर होगा, अगर बात की जाए उपयुक्त विकल्पों के मुताबिक, ये उपयुक्त विकल्पों के मुताबिक समुद्री जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला देखने के लिए मिलता है, अगला क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखी थी हमने, इसके आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप जीके जीएस के लिए कोई क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए।